Chapter 3 Metric Space we are going to start today. We have completed the first two chapters. The title of the chapter 3 is Convergence and Continuous Function. Okay. Very first we are understanding the definition with title sequence. ये वर्ड आपने पहले भी रियल एनालिसिस बीएससी में पढ़ रखा होगा. सीक्वेंस जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रम. ठीक है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. यस, डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ओके. तो देखिए, सबसे पहले एक डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि जो सीक्वेंस हम बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं और जो सीक्वेंस हम आज पढ़ रहे हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस है, वहाँ जो हम सीक्वेंस की बात करते थे वो होती थी रियल सीक्वेंस. यूँ कह सकते हैं सीक्वेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. लेकिन यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस. एक मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस. देखिए, सबसे पहले जब भी आप सीक्वेंस की डेफिनेशन एग्जाम में लिखें, सबसे पहले आपको लिखना है लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस. यानी सबसे पहले आपको मीट्रिक स्पेस डिफाइन करना है या बताना है. फिर आप नेक्स्ट वर्ड देखिए, हम कह रहे हैं अ सीक्वेंस इन एक्स. तो ये जो दो वर्ड मैंने लिखे ना आपके सामने, ये वर्ड आपको एवरी टाइम जब भी आप सीक्वेंस के बारे में लिखेंगे ये आपको लिखने ही पड़ेंगे. ए सीक्वेंस इन एक्स. ओके. अब इन एक्स कहने का मतलब क्या है देखिए आप, और सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है तो हम आगे पढ़ते हैं. इट इज अ फंक्शन फ्रॉम एन इनटू एक्स. यानी सीक्वेंस इज नथिंग बट ए फंक्शन. अब बताइए, फंक्शन जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, है ना. इट इज ए रूल अंडर विच ईच एलिमेंट्स ऑफ a इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ b. ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है जो कि आप राइट फ्रॉम 12th क्लास इसको डील करते आ रहे हैं. अब यहां पर अपन किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां हम पढ़े फंक्शन फ्रॉम एन इंटू एक्स. मतलब इधर देखिए आप, यहाँ मैंने इसको और मोर प्रिसाइसली लिख दिया. फंक्शन फ्रॉम एन यानी डोमेन इसकी एन है, इंटू एक्स तो कोडोमेन इसकी एक्स है. तो सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में लेके आनी है कि यहाँ पर जो हमने इन एक्स वर्ड कहा था, उसमें यहाँ पर जो सेट है एक्स, ये एक मीट्रिक स्पेस है और ये मीट्रिक स्पेस हमारे इस फंक्शन का कोडोमेन है. मतलब अगर इसको हम दूसरे अंदाज में कहें कि जब भी हम किसी सीक्वेंस की बात करेंगे, देखिए अब इधर मैं राइट मोस्ट कॉर्नर पर वापस लिख रहा हूँ, तो कोई भी सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होगी, इधर देखिए राइट मोस्ट कॉर्नर पे, जिसका कि डोमेन तो एन होगा. यानी हर किसी भी सीक्वेंस का डोमेन फिक्स है, एन होगा. लेकिन कोडोमेन जो होगा इसका वो वेरी कर सकता है वो, लेकिन होगा क्या, वो होगा मीट्रिक स्पेस. अब मीट्रिक स्पेस सेवरल टाइप के हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो भी मीट्रिक स्पेस हम यहाँ लिख रहे हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगी उस मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस इन एक्स. और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे तो हम स्मॉल एफ वर्ड यूज करते हैं, देखिए इधर आप, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, स्मॉल एक्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्मॉल एक्स. तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, कंपेयर टू, तो आपको क्या नजर आएगा, ए की जगह एन, ये तो फिक्स है, हर बार ए की जगह एन ही होगा. ए मतलब डोमेन. बी की जगह एक्स, बी इज कोडोमेन. तो एक्स कौन है, एनी मीट्रिक स्पेस जो हम ले रहे हैं. और फंक्शन का जो हमने नाम रखा है वो हमने एफ ना रखकर स्मॉल एक्स रखा है. अब चलिए, अब दूसरी बात हम नोट करते हैं कि जब हम इस फंक्शन की बात करते थे तो हम इसको लिखते थे y इक्वल्स टू एफ एक्स.
यानी कि फंक्शन को लिखने का तरीका हमारा क्या था, फंक्शन का साइन लगा के हम इसके आगे ब्रैकेट में स्मॉल एक्स लिखते थे, और स्मॉल एक्स क्या होता था, स्मॉल एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। स्मॉल एक्स कहाँ से वैल्यू लेता था, डोमेन से। तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शन का नोटेशन हमारा स्मॉल एक्स है, तो ये जो है एक्सन, इसको आप कंपेयर कीजिए एफ एक्स से। एफ की जगह एक्स आ रहा है और ब्रैकेट में जो एक्स लिखा है उसकी जगह हम यहाँ लिख रहे हैं एन। एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो हमारा एक्स होता था, इधर देखिए आप, इधर ये हमारा डोमेन से वैल्यू लेता था। अब यहां पर जो हमारा एन है ये कहां से वैल्यू लेगा, ये वाला एन ये लेगा डोमेन से, जो कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा डोमेन है, इसलिए हमने इसके किसी भी एलिमेंट को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और फिर आगे अगर आप नोट करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, आगे आप क्या नोट कर रहे हैं कि एक्सन को हम फिर एक थोड़े से सहूलियत के लिए इस अंदाज में लिख रहे हैं, एक्स एन। इसमें एन अब ब्रैकेट में ना लिखकर सफिक्स में लिख दिया हमने नीचे। अब फिर आप आगे देखिए, अब फंक्शन में क्या होता है साहब, ये जो एन है यानी यहाँ पर जो एलिमेंट है ये डोमेन की ईच वैल्यू अटेन करता है। तो यहाँ पर स्मॉल एन कौन सी वैल्यू अटेन करेगा, डोमेन यानी एन की ईच वैल्यू, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 स्मॉल एन की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स एन की, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं x1 x2 x3, ये कहाँ मिलेगी मुझे, ये मुझे कैपिटल X में मिलेगी, क्योंकि xn बराबर ये जो xn है ना, ये जाकर वैल्यू लेगा कैपिटल X से। तो कैपिटल X की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये इन सबको अगर हम उसी ऑर्डर में लिख दें जिस ऑर्डर में ये मिल रही हैं, मतलब n इक्वल्स टू स्मॉल n इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू मिली वो x1 है, 2 पे जो वैल्यू मिली वो x2 है, 3 पे जो वैल्यू मिली वो x3 है। यानी कि जिस ऑर्डर में ये वैल्यू मुझे मिल रही है उसी ऑर्डर में अगर मैं इनको लिख दूं, तो ये कितनी वैल्यूज होंगी पहले तो आप देखिए, ये होंगी इनफाइनाइट वैल्यूज। क्यों, क्योंकि स्मॉल n कितनी वैल्यू अज्यूम करेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इस n में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो ये जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, अगर ये उसी ऑर्डर में लिखी जाएँ जिस ऑर्डर में ये मुझे मिल रही हैं, तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स एक सीक्वेंस बनाते हैं, कंस्टिट्यूट द सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस क्या है एक्चुअली, सीक्वेंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अनंत अवयवों का कलेक्शन है, लेकिन एक स्पेसिफिक वे में, यानी इसमें आप इन अनंत अवयवों में किसी भी एलिमेंट का प्लेस चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे अभी मैं आपको और एग्जांपल लेकर आपको क्लियर करूंगा, इसके पहले हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन को ये लाइन समझ के फिनिश करते हैं। अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस सिंबल और दिस सिंबल। तो सीक्वेंस के जो मैंने अभी आपको कहा ना साहब कि में जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिले, इनको आपस में कॉमा लगा के सेपरेट करके लिखते हैं, और फिर इन सबको हम इस सिंबल के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये सिंबल अपने आप में एक सीक्वेंस का साइन है। अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए हमने सीक्वेंस का एग्जाम्पल लिखा एक्सन। सीक्वेंस क्या, एक फंक्शन है, तो सीक्वेंस को लिखने के लिए हम इस फंक्शन का हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। जैसे जब हम किसी एफ एक्स फंक्शन को लिखते हैं तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने लिखा x², हमने लिखा x3, हमने लिखा sin x, ऐसे ही एक्सन का ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको x नहीं दिख रहा है बल्कि n दिख रहा है, क्योंकि इस सीक्वेंस के वेरिएबल का नाम हमने n रखा है, स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज स्मॉल n टेक्स वैल्यूज फ्रॉम कैपिटल N। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले में 1/n जो फंक्शन का फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू ये वैल्यूज पुट करें 1 2 3 एंड एक एक करके, तो आपको 1/n की वैल्यूज क्या मिलेगी। 1/n की वैल्यूज मुझे मिलेगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब
1/100 भी आएगा, 1/1000 भी आएगा, 1/1 करोड़ भी आएगा। अच्छा, फिर एक बिल्कुल इसमें स्पार्किंग फैक्ट बिल्कुल क्लियर है। सीक्वेंस हम फिर से बता रहा हूँ किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, बट ऑल द इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक वे। मतलब ये है, अगर मैं आपको बोलूं कि सब अगर ये सीक्वेंस है तो कैन यू टेल मी कि इसके 25th प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सब यस, इसके 25th प्लेस पे 1/25 आएगा, है ना। या मैं आपसे पूछूं कि 1/121 इसमें कहाँ आएगा, तो आप कहोगे साहब ये इसमें 1/21th प्लेस पे आएगा। तो बात क्लियर हो गई ना कि हर एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स है, ठीक है, और वो हर एलिमेंट जो है वो एक सर्टेन रूल से उस प्लेस पे आ रहा है। तो इस तरह से जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम लिखते हैं वही कहलाते हैं हमारे सीक्वेंस, ठीक है। और इस सीक्वेंस को हम, अगर ये तो सीक्वेंस हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए सारे एलिमेंट्स हमने अलग अलग लिखे हैं यहाँ पर 1, 1/2, 1/3, लेकिन अगर हम इसको केवल एक फॉर्मूले में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें हम सीक्वेंस का साइन बनाएंगे और अंदर इस सीक्वेंस के अवयवों का जनरल फॉर्म लिख देंगे। इसका जनरल फॉर्म है 1/n, ठीक है। तो आगे लिखा है हमने, इट इज अ सीक्वेंस इन, ये कट गया थोड़ा सा, इट इज अ सीक्वेंस इन R, D, क्योंकि देखिए बात उठ रही है सीक्वेंस की, सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ मीट्रिक स्पेस को हमें पहले दिमाग में लेके आना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस किस मीट्रिक स्पेस की है, ठीक है। तो सीक्वेंस स्पेस हमने यहाँ पर मीट्रिक स्पेस कंसीडर किया है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। फिर देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, सब सीक्वेंस, उपनुक्रम। तो देखिए फटाफट हम इसको रीड करते हैं। एक हमने सीक्वेंस मान ली है मीट्रिक स्पेस XD में, और फिर हमने एक और सीक्वेंस मानी है, एक और सीक्वेंस, इसका नाम हमने रखा है NK। फर्स्ट सीक्वेंस का नाम हमने रखा था XN, इसका नाम हमने रखा है NK। अब फर्स्ट जो हमारी सीक्वेंस थी ये थी सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस, और ये जो हमारी सीक्वेंस है सेकंड वाली, ये है सीक्वेंस इन N। तो जरा दोनों पर गौर कीजिए क्या फर्क हुआ। पहली वाली सीक्वेंस हमारी थी इन X, तो इसका कोडोमेन X होगा। अब ये वाली जो सीक्वेंस है सेकंड वाली, इसको हम बोल रहे हैं सीक्वेंस इन N, तो इसका कोडोमेन ये सेट होगा N। तो देखिए अब आगे मैंने क्या लिखा है, NK फ्रॉम N to N। फ्रॉम N to N क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस इन N है, इन N, तो इन N में यहाँ पर कोडोमेन N आएगा। डोमेन तो N आना ही है, डोमेन इज फिक्स, डोमेन हर सीक्वेंस का N ही होगा, कोडोमेन वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने कोडोमेन लिया N, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ सीक्वेंस इन N। अब आप देखिए फिर हम कह रहे हैं देन, अब डेफिनेशन क्या है हमारी, सिंपल है, XNK इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ XN। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस पूरी बात को, ठीक है। तो देखिए अब इधर सबसे पहले मैंने आप एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, उन दोनों एग्जाम्पल में मैंने नंबर 1 सीक्वेंस जो है हमारी है, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल नंबर 1 सीक्वेंस है XN, वो तो मैंने सेम मानी है। क्या मानी है मैंने, वही जो मैंने ऊपर रिज्यूम की थी 1, 1/2, 1/3, 1/4, जिसका कि हम एक जनरल फॉर्म हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/n। ओके, इट इज अ सीक्वेंस इन RD, ये हमने बात कर ली। अब सब सीक्वेंस, अगर मुझे XN की सब सीक्वेंस ऑफ XN, जैसे हम बोलते हैं ना सब ग्रुप, तो सब ग्रुप किसी ग्रुप का होता है, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, सब रिंग ऑफ ए रिंग। तो ऐसी सब सीक्वेंस की बात करेंगे तो सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस, तो पहले एक सीक्वेंस हमारे पास होनी चाहिए। अब निश्चित रूप से हम कह रहे हैं सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सब सीक्वेंस के एलिमेंट सीक्वेंस से ही लिए जाएंगे, तभी तो वर्ड सब यूज किया है। अब कैसे लिए जा रहे हैं देखिए आप, इसके लिए मैंने एक सीक्वेंस मानी NK, जो कि मुझे मानी, इधर देखिए मानी थी सीक्वेंस इन N। तो
ये इसका मैंने आगे क्या लिखा है, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, इसके एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म लिखा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस थी xn, ये वाली देखिए इधर, इसके जनरल एलिमेंट का फॉर्म जब हम लिखते थे तो हम लिखते थे 1/n लिखा था हमने, यानी n में लिखा था। अब जब हम n के सीक्वेंस लिख रहे हैं सेकंड वाली, तो इसके एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म हम k में लिख रहे हैं। तो क्या कोई इससे फर्क पड़ेगा क्या? मतलब मेरे आपसे पूछने का मतलब ये है कि इस 1/n में अगर मैं इसको 1/k लिखता, 1/n ना लिखता, और फिर मैं आपसे कहता कि इसमें k की जगह आप 1 2 3 रखो, तो आपको एलिमेंट्स डिफरेंट मिलते कि सेम मिलते? तो आप कहते हैं बिल्कुल सेम मिलते हैं साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम 1/n रखें या 1/k रखें? तो वही वाली बात है, मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए सेकंड सीक्वेंस में जो हमारा सीक्वेंस का फॉर्मूला है उसमें n की जगह k लिख दिया है, ताकि ये पता पड़ जाए कि ये साहब ये सेकंड सीक्वेंस की बात हो रही है। तो अब इसमें अगर आप k की जगह 1 2 3 रखें, इफ आई पुट k इक्वल्स टू 1, सॉरी ये शायद 2k-1 होना चाहिए, 2k-1, इसको हम चेंज कर रहे हैं, 2k-1 कर लीजिएगा आप इसको। तो अब अगर आप इसमें k की जगह क्या रखें, 1 2 3, जैसे हमने ऊपर स्मॉल n की जगह रखा तो हम k की जगह रखेंगे। तो जब 1 2 3 हम इसमें रखेंगे 2k-1 में, तो मुझे क्या वैल्यूज़ मिलेगी, मुझे ये मिलेगी 1 3 5, आप चेक कर लें, ठीक है। अब मुझे दोनों सीक्वेंस मैंने मान ली, अब मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है या बनानी है सब सीक्वेंस ऑफ xn, और सब सीक्वेंस का हमारा नोटेशन क्या है, xn की। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी ओरिजिनल सीक्वेंस है नंबर 1 xn, इसमें n को रिप्लेस कर दूंगा मैं nk से। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ n की जगह nk रख रहा हूँ, और nk कौन सी वैल्यू ले रहा है, nk यहाँ वैल्यू ले रहा है 135, तो यहाँ पर मुझे nk की जगह 135 रखने पर ये एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सब सीक्वेंस तैयार हो गई। कैसे तैयार हो गई, मुझे x1 x3 x5 फिर x7 ये एलिमेंट्स ओरिजिनल सीक्वेंस से पिक करने। तो अगर मैं ओरिजिनल सीक्वेंस से फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एलिमेंट्स उठा के लिखूं तो मुझे ये एलिमेंट्स मिलने लग जाएंगे। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ये वाले, दीज आर एक्चुअली सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस, यानी ये एलिमेंट्स ओरिजिनल सीक्वेंस से लिए जा रहे हैं जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ प्लेस पे आ रहे हैं। तो इस तरह से जो एक सीक्वेंस तैयार हो रही है, इट इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ xn। ओके, अब आप देखिए इसका दूसरा एग्जांपल में मैंने xn सीक्वेंस तो वही रखी है, n के सीक्वेंस चेंज कर दिए मैंने। यहाँ पर n के सीक्वेंस का फॉर्मूला था 2k+1, यहाँ मैंने फॉर्मूला रखा है इसका k²। तो k² में अगर k की जगह मैं वैल्यूज रखूँ 1 2 3 तो ये वैल्यूज मिलेगी। तो फिर xn के सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अब nk की जगह मैं क्या पुट करूँगा, nk की जगह मैं ये वैल्यूज पुट करूँगा 149 पुट करके, तो ये एलिमेंट्स हो गए x1 x4 x9, और इनसे x1 x4 x9 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये जो सीक्वेंस मेरी बन रही है, इट इज अनदर सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। तो मतलब समझने की बात ये है कि जो हमने यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस लिखी थी, ओरिजिनल सीक्वेंस हमारी कौन सी थी, देखिए आप, माई ओरिजिनल सीक्वेंस वाज दिस वन। तो इस ओरिजिनल सीक्वेंस की मैंने दो सब सीक्वेंस, एक तो ये और एक ये क्रिएट कर दी। तो मैं एक ही सीक्वेंस की कई सारी सब सीक्वेंसेस एक सीक्वेंस से लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर देखिए लास्ट हमारी एक डेफिनेशन, केवल हम उस डेफिनेशन को रीड करके जितना भी इसमें समझ में आ रहा है समझ रहे हैं, फिर इसको और डीपली हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये डेफिनेशन भी वैसे तो आपने बीएससी थर्ड ईयर में इसको आपने कर रखा होगा। इसका टाइटल है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसको कि हिंदी में हम कहते हैं अभिसारी अनुक्रम, ठीक है। अभी हमने ऊपर एक सीक्वेंस किसे कहते हैं ये डिफाइन की, ए सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। याद रखना, सीक्वेंस को हमेशा हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। अब हम कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट कहलाएगी,
इट इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, और आगे पूरा आप पढ़िए। कन्वर्जेंट अपने आप में अधूरा वर्ड है, कन्वर्जेंट के लिए हम बोलेंगे कन्वर्जेंट टू ए पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यानी whenever I say a sequence is convergent, then it is definitely it is converging to some point of the metric space। ये बात ध्यान से समझने की है। कब कहलाएगी? अब यहां से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। यहां से if for each epsilon greater than 0 there exists n naught depending on epsilon। n naught के बाद ब्रैकेट में epsilon लिखने का मीनिंग है कि n naught, पहली बात तो n naught कौन है? n naught इज ए नेचुरल नंबर विच डिपेंड्स ऑन epsilon। ब्रैकेट में epsilon लिखने का ये मीनिंग है। सच दैट d xn x लेस देन epsilon फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल्स टू n naught। मतलब क्या हुआ इसका कि एक हमारे पास सीक्वेंस है, ये किसी एलिमेंट स्मॉल x को कन्वर्जेंट कहलाती है। इट इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। कब कहलाती है? कि यदि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, कोई भी फॉर ईच के लिए हम एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कि नाम हम रख रहे हैं एन नॉट सर्च कर सकें, यानी इसका अस्तित्व हो, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x comes out to be less than epsilon। कब? when n is greater or equals to n naught। और आप नोट करोगे यहां पर n वर्ड हिडन है, और यहां पर हमने when वर्ड हिडन है, उसकी जगह हमने लिखा है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब यह है कि whenever n की वैल्यू, n कौन है बताइए? n एक्चुअली सीक्वेंस के किसी भी एलिमेंट का प्लेस डिसाइड कर रहा है। अगर मैं लिखता हूं x25, इसका मतलब 25th एलिमेंट। तो xn क्या डिफाइन कर रहा है? xn इज nth एलिमेंट। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जब ये n एक पर्टिकुलर वैल्यू n नॉट लेगा, और n नॉट के बाद n ग्रेटर देन n नॉट भी लिखा है ना हमने, n नॉट के बाद की सारी वैल्यू लेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए n नॉट की वैल्यू है 55, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब स्मॉल n की वैल्यू n नॉट यानी 55 और 55 से ग्रेटर, यानी फिर कितनी होगी? 56, 57, फिर तो सारी आ जाएगी इन्फिनिटी तक। तो जब कभी भी सीक्वेंस के हम वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो n नॉट के इक्वल या बड़े हैं, तो एक पर्टिकुलर इवेंट हो रही है। कौन सी इवेंट हो रही है? कि xn और x के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। एंड एप्सिलॉन इज ए नंबर which is decided by us। It is any positive small number। It means अगर आपने कंटिन्यूटी का चैप्टर बीएससी में किया होगा तो आपको पता होगा एप्सिलॉन is that positive small number which is as small as we please। as small as we please का मतलब है जितना मर्जी चाहे हम इसको छोटा ले सकते हैं। तो अब आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि ये जो मेरे पास लिमिट की जो मेन हमारे पास कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? ये इस कंडीशन में xn और x के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आपको सब कितनी है ये तो नहीं पता, पर इनके बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी है। और एप्सिलॉन जो नंबर है जिसके लिए मैंने अभी आपको एक एडजेक्टिव बोला, एज स्मॉल एज वी प्लीज, यानी जितना मर्जी चाहे हम इसको छोटा ले सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर आप सोचिए कि एप्सिलॉन को छोटा छोटा और छोटा और छोटा करता जा रहा हूँ, लेकिन हर बार ये पॉजिटिव है, तो xn और x के बीच की डिस्टेंस कम से कम होती जा रही है। कब आप कहोगे सब कब का मतलब ये है कि यहाँ पर xn में xn कहाँ से आएगा? xn तो हमारा सीक्वेंस का एलिमेंट है। तो ये सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये सीक्वेंस का वो एलिमेंट है जो एक पर्टिकुलर प्लेस n नॉट से और उसके बाद अपीयर हो रहा है। तो मतलब जब कभी भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए हम एक ऐसा n नॉट सर्च कर सकते हैं ताकि ये इवेंट
ये कंडीशन घटने लग जाए, होने लग जाए। ठीक है, अब आप देखिए, चूंकि हम एक मीट्रिक स्पेस में डील कर रहे हैं, तो मीट्रिक स्पेस में ये जो हमने लाइन लिखी है, वैसे तो ये मीट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग ही लिखी है, पर इसी को हमने एक और अंदाज में लिखा है। ये अंदाज आपको पता होगा, हम पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब ये यहाँ थोड़ा कट गया है, जब कभी भी कि एलिमेंट y किसी ओपन स्फीयर में बिलोंग करता है, तो इसका डबल इम्प्लाइज मीनिंग क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y इज लेस देन r। ठीक है, डबल इम्प्लाइज का मतलब कि आप यहाँ दोनों तरफ बातें को इम्प्लाइज करके लिख सकते हो, यानी dxy लेस देन अगर r है तो आप उसे लिख सकते हो। तो इसी को मैंने यहाँ लिखा है ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए आप मेरी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। वैसे हम इस डेफिनेशन को एक बार और एग्जांपल से, नेक्स्ट पेज पे हमने एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है, पर ये आज नहीं हो पाएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप चाहे तो खुद से एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप देखिए इन दोनों बातों को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने ऐसे लिख दिया है और करके। ये ज़्यादा लिखना ज़्यादा हमको एक समझने की एज देता है, क्योंकि आप देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि dxn(x) लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल दिस, तो एक्चुअली यहाँ पर ये दो इवेंट है, दो बातें हैं। तो इनमें से हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जब ये वाली बात होगी, ये तब ये वाली होगी, यानी जो बात पीछे लिखी है ना, उसको हम पहले सोचेंगे कि ये हुआ, उसके बाद फर्स्ट वाली बात हुई। तो अगर इसको हम एक मैथमेटिकल स्टाइल लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले तो हमने लिखा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट इम्प्लाइज, यानी ये होने पर ये हुआ, है ना। ऐसे ही मैंने सेकंड वाली बात को ऐसे लिख दिया है। अब हम इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं ये बात समझाते हुए कि ये जो पॉइंट x है मेरा, जो यहाँ आ रहा है, ये कहलाता है इस फर्स्ट वाले प्लेस पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सीक्वेंस के। तो आपको देखो एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में x तो एक फिक्स एलिमेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आ रहा है xn, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सीक्वेंस के अलग अलग एलिमेंट्स हैं। कौन से अलग अलग? जो n0 प्लेस से आना शुरू हो रहे हैं। तो होंगे तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही, क्योंकि कोई भी n0 वैल्यू हो उसके बाद तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। तो इस x को हम कहते हैं इस xn सीक्वेंस की लिमिट। x इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn, और फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इन दिस केस xn इज सेड टू बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू x, कन्वर्जिंग टू x। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें नई नहीं होंगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप बीएससी में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कंटिन्यूटी की पढ़ चुके हैं, और अगर आपने सीक्वेंस भी पढ़ा होगा, चॉइस में नहीं छोड़ा होगा, तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ गई होंगी। और फिर इसको हम और क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।